हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है जेई मेंस 2026 जो है वो अब करीब 100 से 120 दिन दूर रह गया है। 120 दिन के करीब, 120-130 दिन। और जेई 2027 जो है आज का वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में अपन जेई मेंस को डिकोड करने वाले हैं। मैंने देखा मार्केट में क्या है कि अपन लोगों को आईआईटी जाना है सबको, और उसके चक्कर में जेई एडवांस पे सबका फोकस रहता है, बट जेई मेंस बीच में एक हर्डल है जो कई लोग पार ही नहीं कर पाते। तो कुछ कुछ ऐसी बातें जो तुमको पता होनी चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट फोड़ना है, चाहे 26 का हो चाहे 27 का हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट वीडियो रखेंगे, वोंट बीट अराउंड द बुश अ लॉट, बट प्लीज़ अगर इन बातों को नहीं सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीधे सीधे बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंसिस्टेंसी और जनरलाइजेशन ओवर परफेक्शन। हमारी बहुत आदत होती है, हमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है उस पर हमारा दिल आ जाता है, ठीक है, और हमें लगता है कि हम बिल्कुल उसकी जड़ में घुस जाएं। जैसे मुझे याद है, मुझे काइनेमैटिक्स में जो वो वाला पार्ट था, रिवर बोट प्रॉब्लम्स का, रेन मैन प्रॉब्लम्स का, प्रोजेक्टाइल का, मतलब ये जो पूरा पार्ट था, मुझे मजा आता था इसके सवाल सॉल्व करने में। तो मैं इसमें घुसता चला गया था, और मैंने रियलाइज करा था कि मेरा आगे का सिलेबस छूट गया है, बैकलॉग बन गया है, और मैं बस इसी में टाइम बर्बाद करे जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक चीज़ में बिल्कुल महारत हासिल कर लेनी है। इतना जेई एडवांस में भी नहीं करना होता, उसमें भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट एकदम ही नहीं कि तुम इरोडोव भी चले गए, क्रोटोव भी कर ली, फिर उसके बाद रिसर्च पेपरों में, इतना नहीं चाहिए होता जेई के लिए। तुम्हें हर टॉपिक की एक अच्छी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि जेई मेंस किसी भी कंसेप्ट के एकदम डीप में नहीं जाता, ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पूछता है। इसका बात का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे अभी ये गलती करेंगे, खासकर जेई 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स खोज लेंगे। मैं खुद बता रहा होता हूँ, हाई वेटेज टॉपिक्स सही है, बट सिर्फ उन्हीं पे लिमिटेड रह जाएंगे। देखो जेई मेंस भी अब ये करने लगा है, उसके पास हर सब्जेक्ट में 25 सवाल होते हैं, तो 15-20 सवाल तो पूछेगा कि हाँ यार मेरे कुछ ये फेवरेट टॉपिक्स हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। लेकिन वो क्या करेगा, वो 5 सवाल ना एक करके 5 अलग चैप्टर से उठा लेगा। अब तुमने उसमें से कोई एक चैप्टर भी अगर छोड़ दिया, नहीं पढ़ाया, तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो 4 नंबर गायब। और बाबू 4 नंबर जेई मेंस में ना 1000 की रैंक का और उससे ज्यादा भी का फर्क लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि हर टॉपिक की तुम्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने ये ज़्यादा होता हुआ देखा, तो इसमें तुम्हें सिलेबस कवरेज पर अच्छा खासा जो है ध्यान देके चलना है, ठीक है। अगली बात पर आते हैं। समझ आ गई बात? कोई भी डाउट वगैरह हो, किसी भी स्लाइड से कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछ लिया करो, ठीक है। अगली बात पर आते हैं। पैटर्न जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा कि तुम सोचोगे यार भैया बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करते हो, पहले कह रहे हो जनरलाइजेशन पे चलो, अब कह रहे हो एक पैटर्न पे चलो। बात सुनो, देखो पैटर्न जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस ने पिछले कुछ सालों में हमेशा एक क्वेश्चंस का तरीका बताया है कि अच्छा मैं इतने, एक तो होता है कि अच्छा XYZ न्यूमेरिकल पूछूंगा, 20 इतने और ये उतने, ठीक है, वो तो चलो पेपर में पता होता है। लेकिन जेई मेंस ने कुछ ओवर द ईयर्स कुछ फेवरेट टॉपिक्स, कुछ चीज़ें, कुछ मेथड्स, जैसे मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट आ रही है तो वो आ ही रही है, ये एक ट्रेंड है, तो अपने को उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाना है। उसमें मैट्रिसेस उसका बहुत फेवरेट चैप्टर है। मैट्रिसेस से कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको बहुत पसंद है, हर बार आते हैं। रोटेशन मोशन में से जो वो वाला पार्ट है तुम्हारा COI वाला, एंगुलर मोमेंटम, वो सब, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो सारा बहुत सारा उनको पसंद आता है। COI नहीं, MOI, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो ये सारी चीजें जेई मेंस को पता है। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेंगी कि यार मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए सॉल्विंग PYQs। किसी भी तुम अपने प्रिपरेशन की स्टेज में हो, तुम्हें PYQs सॉल्व करने ही करने हैं। आई कांट स्ट्रेस इट इनफ, PYQs बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल और डेट्रीमेंटल हैं तुम्हारे जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए। खासकर एडवांस में भी बहुत ज़रूरी है, बट मेंस में ज़्यादा है, क्योंकि एडवांस में सवाल नया बन के आता है। तो एडवांस में हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा ब्रेन डेवलप हो। मेंस में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, हमें तैयारी करनी है उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि PYQs की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। चाहे तुम्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो, चाहे तुम्हें उसको जानना हो, परखना हो और उस पर सीखना हो, तो तुम्हें चाहिए होगा एक बहुत तगड़ा रिसोर्स। और ऐसे एक रिसोर्स मेरे हाथ जो है वो लगा है। ओसवाल पब्लिकेशन, ओसवाल बुक्स जो है वो तुम जानते होगे, इनके बारे में बहुत जाना माना नाम है ये किताबों की दुनिया में। तो ओसवाल बुक्स का 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की PYQs की किताब है। 183 कहाँ से कहाँ तक, जरा मैं सारी डिटेल्स इनकी लेकर आया हूँ। ये ऑफिशियल डेटा इनकी साइट से दे रहा हूँ। 2002 से 2011 तक जेई मेंस का पेपर सिर्फ ऑफलाइन होता था, वो सारे सवाल हैं इसमें। 2012 से 2018 वो ऑनलाइन ऑफलाइन एक हाइब्रिड मोड में होता था, वो सारे सवाल हैं। और 2019 से 2025 जो पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन हो रहा है, वो सारे सवाल भी। अब इन सालों में
ओवर द ईयर्स 183 शिफ्ट करवा चुका है जेईई मेंस। वो सारे के सारे सवाल तुम्हें इन किताबों में कंपाइंड मिल जाएंगे। ये मैथमेटिक्स की किताब है, यहाँ फिजिक्स की किताब है, केमिस्ट्री की किताब भी रखी हुई है, तीनों ही का इस सेट तुम्हें एक साथ मिलता है। कुछ चीज़ें जो मैं इससे तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो सारे जो सवाल हैं ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से बांट दिए गए हैं। तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन करनी और तुम्हें लग रहा है कि यार मतलब मैं इस टॉपिक के सवाल लगा लूँ, ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो काम इन्होंने बहुत खूबसूरती से कर दिया है। जैसे मैंने एक मिसाल निकाल के रखी, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर मानो तुम्हें सिर्फ एरिया बाउंडेड तरीके के सवाल करना है कि एरिया बाउंडेड जो आते हैं कि अच्छा इसका एरिया कितना होगा क्या होगा, तो इन्होंने वो सारे तुम्हारे लिए छाट दिए पीवाईक्यूज, और वो बिना मेहनत करे तुम आराम से बस इसमें जा सकते हो और कर सकते हो। ये तो मुझे लगा कई पब्लिकेशन में होता है दूसरे, इसको क्या अलग बनाता है, बहुत सुंदर चीज़ मुझे लगी। ये इसमें सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के सॉल्यूशंस है। इन्होंने सॉल्यूशंस पूरे डिटेल में तुम्हें प्रोवाइड करे हैं। इसकी मैं इमेजेस भी डाल दूंगा अगर यहाँ दिख नहीं रहा एडिटर साहब, बट पहले यहाँ इन्होंने हिंट दिया हुआ है, तो इन केस तुम खुद से एक बार हिंट देख के दोबारा सॉल्व करना चाहो तो वो करो, वो बहुत ज़्यादा सही होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इन्होंने इसको ईजियर करने का क्या तरीका हो सकता है, क्विकली करने का क्या तरीका हो सकता है, वो सब भी बहुत चीज़ें दी हुई है, जो कि मुझे इस किताब के बारे में सुपर इंप्रेस कर गया। अगर सिर्फ एक फिजिक्स की किताब लें, जैसे फिजिक्स की किताब है, तो इसमें मिला के करीब करीब 1770 से ज़्यादा MCQs और 680 से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन हैं, और सबके इन्होंने डिटेल क्लैरिटी के साथ साथ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्रॉस वेरीफाइड हैं, तो तुम्हें यू विल बी डेफिनेट कि अच्छा ये करेक्ट है। इसी के साथ साथ इन्होंने एग्जाम इनसाइट्स दिए हुए हैं इस किताब में, जहाँ पे जेईई मेंस को पहले ही अटेम्प्ट में अगर क्रैक करना है तो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी तुम्हें बताया है। इसी के साथ साथ 100% एग्जाम रेडीनेस तुम्हारे लिए इंश्योर करते हैं, कैसे कि पास्ट 6 सालों में जो भी पेपर का ट्रेंड आ रहा है वो सारा का सारा ट्रेंड इन्होंने एनालाइज करके डिफाइन करके भी इस किताब में कंसोलिडेट किया हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी जाओ इनको चेकआउट करो, बाय करो अपने लिए और प्रैक्टिस शुरू करो। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा जो यहाँ पे नहीं लिखा है, उस पर आते हैं कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें अभी ओसवाल की किताब बताई, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करने बैठे, 183 इसमें सवाल वगैरह सालों के सवाल है। उसके बाद तुमने देखा कि यार मुझसे ये जो चैप्टर है इसका 23rd क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो सकता है लिखा हुआ है, तुम्हें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को इनसर्कल करके रखना है। खासकर अगर 2027 की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें तो बहुत जरूरी है करके चलना है कि अच्छा 24 क्वेश्चन नहीं है उसको इनसर्कल करके रखा। बच्चे मैंने देखा ये गलती करते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं या वर्कबुक सॉल्व करते हैं या मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, बट उसके समय छोड़ देते हैं अपने डाउट्स। तो वो काम अपने को नहीं करना है। जब अपन दोबारा आएंगे ना तो देखेंगे कि यार अच्छा ये सर्कल सवाल मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, चलो मैं अब सॉल्व करके देखता हूँ, अब मैंने इसका सॉल्यूशन देख लिया है, अब मैं थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड हूँ, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल से अब अच्छी हो गई है, तो क्या मैं अब सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्यूशन देख लेना। लेकिन ये इनसर्कल्ड सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोबारा तिबारा, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस जो है बड़ी अच्छी है, बड़ी फायदेमंद है, इसको तुम लोगों को ज़रूर करना है। तीसरी बात पर आते हैं, ये तो भाई सबसे बेहतरीन सबसे फनी चीज़, जेईई मेंस इज नॉट इजी। प्लीज इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को ध्यान से समझ लो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम जेईई एडवांस की जो है अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने को जेईई एडवांस का लेवल पता होता है कि बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक है, बिल्कुल लेवल के सवाल आते हैं, तो इस उसमें अपन चले जाते हैं कि यार जेईई मेंस तो आसान है, जेईई एडवांस के साथ कंपैरिजन करने में अपन समझ जाते हैं कि जेईई मेंस तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेईई मेंस इंडिविजुअली अगर तुम देखोगे तो अपने आप में एक बहुत टफ पेपर है। एक कारण है कि 14 लाख में से मात्र टॉप 14,000 कुछ बच्चा ही जो है वो 200 या 250 का जो अंक है वो पार कर पाता है। बाकी सब 100, 50, 80, 180, जो 180 तो फिर भी अच्छा हो गया, 100, 50, 150, कितने लाखों बच्चे इस पेपर में सिर्फ इतने ही नंबर ला पाते हैं, 50% या इससे कम। समझ रहे हो, 7-8 लाख बच्चा होता है जो इस पेपर में 50% या इससे कम स्कोर करता है। तो ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस बहुत आसान पेपर है, बट ठीक है एडवांस के कारण में हम उसको हाईलाइटली लेने लगते हैं जो हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहली दिक्कत होती है 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना ही तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो हो गया था जब मैं पेपर लगाने बैठता था। तो इसके लिए 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि जेईई मेंस की क्वेश्चन टफनेस, इसका एग्जाम टेम्परामेंट की टफनेस, ये सबको कवर कैसे कर सकते हो। सबसे पहला, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा उसको एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट अपने रेगुलरली दो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कभी भी सॉल्विंग करो चाहे मॉक्स की करो या पीवाईक्यूज की करो, मेक इट लुक लाइक अ मॉक ओनली, ठीक है। अब तुम सोचोगे यहाँ पे ये मॉक वर्ड नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे मॉड्यूल्स होना चाहिए। अपने मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, किसी भी तरीके की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसको भी इतनी ही सीरियसनेस से करो जितनी मॉक से करो। एंड बाय व्हाट आई मीन मैंने ऐसे सीरियसनेस कि तुमने बैठे तो इकट्ठा बैठ के सॉल्विंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन लगाए फिर उठ गए घूमाए ये कराए, नहीं।
टाइम बाउंड मैनर में एक जगह बैठ के पानी की बोतल साथ रख के एकदम फोकस के साथ सॉल्विंग कर रहे हैं और एक सेट करके चल रहा है। जैसे पेपर मॉक तुम देते हो तो तुम्हें पता है 75 सवाल करने हैं, 3 घंटे करने हैं, उससे पहले नहीं उठ सकते क्योंकि पेपर है। सिमिलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी, अपने रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ये लाओ, 20 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 1.5 घंटे के अंदर करने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, या 80 मिनट के अंदर करने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और 80 मिनट से पहले मैं उठूंगा नहीं, चेक करूंगा 80 मिनट में कितने कर पाया, उसके बाद चेक करूंगा क्या एक्यूरेसी निकल के आई। इस तरीके से अगर तुम डेली प्रैक्टिस अपनी ले आओगे ना तो तुम्हें आदत हो जाएगी एग्जाम एनवायरमेंट की। अब वो जो 20 क्वेश्चन तुम करोगे उसमें से कुछ बहुत मुश्किल होंगे तो एकदम से तुम्हारा टाइम ले लेंगे, तो तुम्हें वो टाइम कहीं से चुराना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि अरे यार इतना आसान होता है जेईई मेंस का सवाल, इतना आसान है क्या, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें जब तुम इतनी सीरियसनेस से करोगे तो एग्जाम टेम्परामेंट तुम्हारा डेवलप होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एवरीडे सॉल्विंग को भी एक सीरियस मैनर में करो। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात क्लियर कर पाया हूं। अगर डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। चौथे पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा। ये एक फैक्ट है, बच्चों को पता होता है जनरली, अगर नहीं पता है तो आप इस बात को समझ लीजिए। मैथमेटिक्स इज द रैंक डिसाइडर। बहुत सीधी सी बात है, अगर तुम्हें 99 ला के 99.5 वाले और 99 के बीच में और 99.5 के बीच में जो फर्क है वो मैथमेटिक्स ही डिसाइड करती है। ठीक है, ये मैंने बात यहाँ लिखी भी हुई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री अक्सर अधिकतम लोग कर ले जाते हैं, वो ठीक है, बच्चा टू बच्चा भी वेरी करता है, बट एक जनरल कंसेंसस ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अधिकतम लोग कर ले जाते हैं। अगर तुम मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो, बात ये आती है कि अगर तुम मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम अब इस बात को दिल पे लेके बैठ जाना चाहिए। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा इसलिए है ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैथमेटिक्स को तुम्हें दिल पे नहीं लेना है। हियर मी आउट। अगर तुम्हें मैथ्स से डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको ये बात पता होती है कि मैथ्स रैंक डिसाइडर है, जो कि सही भी है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ के मैथ्स में बैठ जाते हैं। 99 और 99.5 के बीच का अंतर जो है वो मैथमेटिक्स डिसाइड करती है, ट्रू, लेकिन तुम पहले 99 तक पहुंचो। तो अगर तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ दिया कि यार मैथ्स रैंक डिसाइडर है और मुझसे हो भी नहीं रही और मैं सारा टाइम उसी में दे देता हूं और मैं यहां से सारा टाइम ले लेता हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं हूं, बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद इस पॉइंट की अहमियत को भी समझो कि मैथमेटिक्स रैंक डिसाइडर है। तो मैथ्स के सबसे पहले अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो हाई वेटेज टॉपिक्स उठाओ, उन पे मास्टरी करो। 50-60 नंबर तुम मैथ्स में ले आए तो तुम्हारी 99 परसेंटाइल मैथ्स में बन जाती है। ठीक है, इतना 90 99 परसेंटाइल आराम से बन जाती है मैथमेटिक्स में। तो परेशान नहीं होना है, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अपनी बना लो, या तुम्हारा अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें केमिस्ट्री परेशान करती है तो पहले फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे बना लो, केमिस्ट्री पे बाद में कर देना। कहने का मतलब मेरा ये है मोटा मोटा कि ऐसा मत समझो कि यार मेरा मैथ्स जो है रैंक डिसाइडर है, मुझसे हो नहीं रहा, मैं बर्बाद हूँ। अरे यार तुम पहले 99 पहुंच तो जाओ, ठीक है, उसके बाद मैथ्स की इंपॉर्टेंस मैं मान रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि कुछ और छोड़ मत देना, जो तुम्हें आता हुआ है वो मत छोड़ देना। ठीक है, एक ये बात मैंने बता दी। ठीक है, फोकस ऑन द मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स, नहीं स्टार्ट 99 परसेंटाइल मार्क, पोस्ट दैट स्टार्ट डिफिकल्ट टॉपिक। हाँ ठीक है, ये एक और बात है कि सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को तुमने मैथमेटिक्स से कर लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया, उसके बाद एक एक करके वक्त लेके जो है धीमे धीमे अपन डिफिकल्ट टॉपिक्स भी उठा लेंगे, कर लेंगे। बट बात एसेंस वही रहता है कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अपना ध्यान लगाओ, उसको सही कर लो। मैथमेटिक्स रैंक डिसाइडर है, बात सही है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन पहले उसके हाई वेटेज टॉपिक्स लो। डिमोटिवेट होकर बैठ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यार मैथ्स रैंक डिसाइडर और मेरे से हो नहीं रही है, वो काम नहीं करना है। ठीक है, आखिरी बात, अगेन मैं एक कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा इस पे, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस। अब तुम लोग फिर से पूछोगे कि यार भैया आज तो आप क्या ही खेल खेल रहे हो, पहले कहा कि जेईई मेंस पैटर्न पे सवाल पूछता और अब कह रहे हो कि सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो। जेईई मेंस पैटर्न पे सवाल पूछता है, ओवर द ईयर्स जेईई मेंस ने पैटर्न फॉलो करे हैं, सब सही है, लेकिन हर इक्का दुक्का साल में इक्का दुक्का एनॉमली जरूर होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देके अगर समझाना चाहूँ तो 2024 में फिजिक्स हद से ज्यादा आसान आ गई थी, जितना एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो लोगों को डाउट होने लगा था कि अरे यार ये इतना आसान है क्या सवाल, कहीं मैं तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, कहीं इसमें कुछ और तो नहीं है जो मुझे नहीं समझ आ रहा। और कईयों ने अपनी एक्यूरेसी खो दी थी, उनको लगा फिजिक्स बहुत आसान आ रही है तो मैं फटाफट फिजिक्स कर देता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 30 डिवाइडेड बाय 2 को 20 लिखा है, 10 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें बच्चों ने करी, तो और एक 2025 में जो था केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो सरप्राइजेस कीप हैपनिंग, इक्का दुक्का जगह तुम्हें सरप्राइजेस मिलेंगे ही। इसको प्रिपेयर करने के लिए ना अब तुम्हें क्या करना है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट आई मीन मैंने ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, तुम्हारा जो पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो या जो मॉक्स तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें गुड मिक्स ऑफ इजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार अपन इजी तरीके की सवाल लगाए जा रहे हैं या अपन खुद को बहुत अच्छा प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ डिफिकल्ट सवाल लगाए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ डिफिकल्ट सवाल लाओ, इजी सवाल भी लगाने, वो भी अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कि अच्छा मिक्स बना के चलना है। ठीक है, एक पे नहीं स्टिक करना है।
और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने एक शॉर्ट में भी बताई थी कुछ दिन पहले, कि पिछले साल से उठा के ना सबसे इजी पेपर्स और सबसे टफ पेपर्स दोनों की प्रैक्टिस करो एंड तुम चेक करो कि तुम्हारा एग्जाम टेम्परामेंट कितना अच्छा है। व्हाट आई मीन व्हेन आई से दिस इज कि सपोज करो तुम्हारा कोई इजी पेपर आता है तो उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, कितने वक्त में तुम कर देते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम डाउट ही करते रह जाते हो खुद को। अगर बहुत टफ पेपर आता है तो तुम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि देखो अगर पेपर ईजी आया या पेपर टफ आया, दोनों ही सिनेरियो में हो नहीं रिलेटिव मार्किंग की है। तो क्या जब टफ पेपर आता है तो तुम ये बात समझ पाते हो कि 180 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल आ जाएगी और मैं आराम से बस जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो मेरे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन पे फोकस करता हूँ। क्या है, समझते हो या नहीं? जब तुम्हारा पेपर ईजी आता है तो तुम ये देखते हो कि नहीं यार मैं एक्यूरेसी पे फोकस करूँ, इस पेपर में हो सकता है कट ऑफ जो है वो 250 के पार चला जाए। अगर 250 के पार जाता है तो मुझे नंबर लाने पड़ेंगे, मैं नंबर कटवा नहीं सकता अपने सिली मिस्टेक्स में। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो एग्जाम टेम्परामेंट तुम्हारा बिल्ड करती हैं, और जेईई मेंस में एग्जाम टेम्परामेंट जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दैट वॉज मोर और लेस इट। मुझे यही सारी बातें तुम लोगों को बतानी थी। बाकी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।